वेलकम टू न्यूज़ दैट इज तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली के मामले पर आज एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। तहरीक इंसाफ इस इकदाम का इंदिया कई रोज से शायद दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से आज ऐलान किया गया उस पर सभी हैरान हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद IMF को एक खत लिखने का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज को धांधली की तहकीकात से मशरूत करने का मुतालबा करेगी, ये इंदिया दिया गया। किस किस्म का ये इकदाम है? एक ऐसी जमात जो कि हर तरीके से अपने आप को कॉर्नर पा रही थी, इस इलेक्शन में उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिला, क्या वो इस कदर ख़तरनाक स्टेटमेंट दे सकती हैं, नोइंग फुल वेल के इसके रिपरकशंस कितने ज़्यादा हो सकते हैं? हम ये सब जानते हैं कि IMF एक इंतहाई अहम नुक्ता है पाकिस्तान की सियासत में। अगले प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत शुरू करना मैंडेटरी है, और अगर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने प्रोग्राम की हिमायत ना की तो नया प्रोग्राम मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अगर IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम ना दिया तो पाकिस्तान एक शदीद मसले में घिर जाएगा। खुदा न खास्ता पहले भी हमने डिफ़ॉल्ट की बातें सुनी, फिर ये हम सदाएं सुन सकते हैं। सो ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट थी एक ऐसे वक्त में जिस वक्त बिल्कुल भी PTI को ज़रूरत नहीं थी कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट देती। लेट्स वॉच के बाद कही क्या गई। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए तो अदारा जो है वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता, क्योंकि वो लोन जो है वो अवाम पे और उसका बोझ होगा। इसलिए हमारा जो हक जाएगा इमरान खान साहब की तरफ से IMF को, उसमें हम वाज़े तौर पे ये कहेंगे अगर IMF ने कोई बातचीत करनी है तो पहले वो ये कंडीशन ये वाजे कर दे कि ये जो रिगिंग हुई है इतने हलकों में, उन हलकों के ऊपर ऑडिट हो, एक ऑडिट टीम बैठे, इंडिपेंडेंट आज़ाद ऑडिट टीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, और वो ऑडिट के बाद फैसला करे कि जहां जहां धांधली हुई है वहां जो कैंडिडेट हैं उनका नोटिफिकेशन करे, उसके बाद IMF आगे कोई बातचीत करे। गुज़िश्ता हफ्ते हमने तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उमर अयूब साहब, उनसे यही सवाल किया था IMF के प्रोग्राम के बारे में। ज़रा सुनिए। लेट्स से कि वफाक में दोबारा PDM की तरह की गवर्नमेंट बनती है और आप लोग की KP में हुकूमत होती है, IMF की तरफ तो जाना है, आप सपोर्ट करेंगे उसको? हमने पहले भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में हर वो चीज की है जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में। सो यू विल सपोर्ट इट? जिस वक्त हम लोग हमारे खिलाफ हमारे लोगों के ऊपर टीयर गैस शेलिंग हो रही थी, हमारे लोगों पे लाठीचार्ज हो रही थी, पुलिस गर्दी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, पाकिस्तान की इंटरेस्ट में हमने काम किया और हमने क्लियर कट कहा था कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है ये। मुजाहिद भाई साहब एंड मोहम्मद मालिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुजाहिद साहब, PTI ने IMF के हवाले से जो बयान दिया है, हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, एक तो फरियाद जो इलेक्शन के रिजल्ट आए और उसको जितने सब्र तहम्मुल से यूथ ने और उन्होंने बर्दाश्त किया है, मैं हाल नहीं, ये तो इलेक्शन क्या थे, उसके नाम पर मजाक था। आप भी कुछ अर्से कराची नहीं है, क्या 17 सीटें MNA की मिलनी चाहिए थी उसे? क्या वो जो क्लिफ्टन में जो बेग साहब जीते हैं या लोगों को जिताया गया है, लाहौर में एक 73 साल की खातून को जो है, जो कम से कम सबसे बड़ा जो शख्स प्राइम मिनिस्टर बन रहा है या खानदान बन रहा है, उनकी इतनी मॉरलिटी भी नहीं है उनके पास। आप इन लोगों को सियासी कहते हैं, इन्हें अखलाकी कहते हैं, इनको जायज करार दे रहे हैं, कम से कम 24 घंटे के लिए रहा तो कर देते नो। और आज तक एविडेंस नहीं आपने पढ़ा। यानी ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, इस पे तो आप लोगों बात नहीं कर रहे हैं। एक बयान पे गया, IMF पे ही हो गया। जो इलेक्शन नताइज हुए, ये तो मैं दाद दूंगा उस यूथ की और PTI की कि उन्होंने या तो मैं कानून इस हद तक जा नहीं सकते थे कि इस इलेक्शन को बर्दाश्त कर लिया, जो एक मजाक था। आप इलेक्शन फॉलो नहीं कर रही थी, 10 बजे तक कराची में बंद फ्लोर में जो रिजल्ट नहीं है, आवाज भी उठा रहे थे, लेकिन ये कुछ हेडलाइंस क्या होता है बताइए कि इतना रुट ये कौन कर रहा था? कमिश्नर का बयान किसने दिलवाया, कमिश्नर का बयान वापस किसने लिया? जरा मेरे हवाले हम लेके तो आए जो लोग ये कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, मैं जो IG पंजाब जो कह रहा था जी इन्होंने, मैंने कहा 9 IG पंजाब जो है 9 माह बाद भी जो है गवाह तक तो पेश नहीं कर सका, और आज मेरे हवाले करें। देखिए मैं 24 घंटे में उनसे क्या बयान ले लेता हूँ। यानी अभी इलेक्शन के रिजल्ट भी नहीं आए थे कि मरियम बीबी ने बाकायदा इलाज शुरू कर दिए सेक्रेटरीज के। राइट, इफ यू अलाउ मी, आप असेंबली का इलाज तो होने दे कम से कम। ठीक, अगर 4 दिन पहले से
अगर इजाज़त दें मुजाहिद बरेलवी साहब, वो इजलास के बारे में पॉइंट आपका यकीनन लेजिटिमेट है। मालिक साहब, इसके रिपरकशन क्या है? मुजाहिद बरेलवी साहब का ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से माइकल कोगलमैन की मैंने ट्वीट देखी, उन्होंने कहा सच अ लेटर वुड बी डिसरिगार्डेड एंड हैव नो वैल्यू, बट व्हाट अ टेरिबल आइडिया। पाकिस्तान badly needs a new loan, not getting one could be catastrophic for the economy. So ये ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई को ये बात नहीं पता। जी मालिक साहब। इट्स अनफॉर्चुनेट, जो लेटर लिया एग्जैक्टली वो ठीक बात कह रहा है, इट्स एन इररिलेवेंट थिंग। और मुझे नहीं समझ आई कि ये क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्योंकि आप इस वक्त आपको अंदाजा है कि आईएमएफ की जो डील है पाकिस्तान की लाइफलाइन है, और अगर इसमें डिले होता है तो कितनी तबाही पहुंचेगी आम आदमी के लिए। जब इसहाक डार साहब ने 6 माह आईएमएफ को पोस्टपोन किया पीडीएम की गवर्नमेंट के दिनों में, उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। 35 to 38% इन्फ्लेशन चली गई, सिर्फ इसलिए चलेगी बिकॉज दैट प्रोग्राम वाज डिलेड। और ये आईएमएफ का मैंडेट नहीं है कि डेमोक्रेसी, इलेक्शंस। देखिए आईएमएफ आज कहाँ पैसे दे रही है? पाकिस्तान आईएमएफ अंगोला को भी दे रही है, आईएमएफ अफगानिस्तान को भी दे रही है, आईएमएफ म्यांमार को भी दे रही है। क्या वहाँ डेमोक्रेसी है? क्या वहाँ ट्रांसपेरेंसी है? मुझे नहीं पता ये किसने एडवाइस किया है, सिवाय इसके कि आपने मुफ्त में अपने गले में एक चीज डाल दी है कि हर कोई ये कहेगा देखें आपको नेशनल इंटरेस्ट से ज्यादा अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट चाहिए, यू नो। ये मुझे आई डोंट नो, मे बी चले खान साहब तो अंदर है, कई चीजों से आइसोलेट हो सकते हैं, लेकिन बाहर जो इतने सियाने लोग हैं सारे, अब अली जफर आए हैं। अली जफर इज अ वेरी वेरी लर्नेड मैन। हमको चेयरमैन लगा रहे हैं तो शायद वो भी नहीं बात कैसी करना चाहते कि कोई उनको सुने और नाराज हो जाए। बट बिलीव मी, आई एम टोटली, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि स्टेटमेंट क्यों आई है। आईएमएफ ने दुनिया में कहाँ कभी ऐसी इंटरफेरेंस की है या कोई ऐसा मसला है? दिस इज नॉट द वे टू डील विद दिस थिंग। एग्री। अगर जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी आज ही वापस हुआ है, ये आपने एक विप दे दी है जिससे आपकी विपिंग होगी, सारे कहेंगे देखें जी इन्होंने ये कर दिया, देखें जी इन्होंने ये कर दिया, अब ये देखें मुल्क के खिलाफ जा रहे हैं। तो व्हाट हैव यू गेन्ड? नथिंग। ये सवाल बाली साहब मुझे भी समझ नहीं आ रहा आपकी तरह, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं आइसोलेटेड है, कंसीडरिंग एक ऑडियो लीक पहले हुई थी उसके, एंड आई एम श्योर पीटीआई इज वेल अवेयर कि उनके इल्जाम है। इसको मैं कहूंगा कि एक नीडलेस गलती है जिसका आपको नुकसान ही है और फायदा आपको कोई भी नहीं है। ना आईएमएफ करेगा, ना आईएमएफ का मैंडेट है, ना आईएमएफ को परवाह है किसी को। ये आपकी दूसरी बैटल है। कुछ जंगें आप अपने मैदान में लड़ते हैं, इलेक्शन की जंग आप अपने मैदान में लड़ते हैं। आप यूएस कांग्रेस को खत लिख रहे हो ना कि जी आप यहाँ डेलीगेशन भेजें और वो आगे इन्वेस्टिगेट करे, मुझे समझ आती है। आप उनकी ओवरसाइट कमेटी को लिख रहे हो, आप उनकी फॉरेन रिलेशंस कमेटी को लिख रहे हो, मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा लेकिन मुझे समझ आती है। आईएमएफ का टोटली पॉइंट, ये जो अली जफर साहब कह रहे थे कि जी उनके एजेंडा में है गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पॉलिटिकल गवर्नेंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये कंफ्यूज नहीं इनको करनी चाहिए। राइट। मुजाहिद साहब, जो इस वक्त गवर्नमेंट बनने जा रही है इसको पीडीएम 2 कह रहे हैं सब, लेकिन पीडीएम से थोड़ा सा फर्क ये है कि एक तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, जेयूआईएफ नाराज नजर आ रही है, ओपनली स्टेटमेंट दे रही है। क्या कोई तब्दीली देख रहे हैं आप, या क्या मंजरनामा नजर आ रहा है आपको वफाकी हुकूमत का? नहीं, मैं एक लाइन जरूरी करिए, बताइए आईएमएफ से आप पिछले 18 माह ये रहे और अब रहे, क्या फर्क पड़ा आम आदमी की जिंदगी में जिसमें कर रहे हैं? 10 करोड़ लोग तो आप कह रहे हैं गुर्बत से नीचे की लकीर में जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके यहाँ बच्चों की पैदाइश से पहले औरतों की अमवात सबसे ज्यादा हो रही है। सिंध में 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। डॉलर आप 2080 रुपए से ऊपर नहीं लेके आए। गोश्त आपने ये कर दिया। मुझे ये बताइए कि आईएमएफ इसलिए कि ये जो अशराफिया है, ये कौमी असम्बली के अरकान आ रहे हैं, इनको 1-1 करोड़ रुपए आप बांटे, इनकी माशाल्लाह रोजाना 1-1 करोड़ रुपए कर दे। ये आईएमएफ के पैसे इसलिए आते हैं कि सेनेट चले, कौमी असम्बली चले, आपका इस्लामाबाद चले। मुझे बता दीजिए कि पूरे इस मुल्क में वो जो एक मोटरवे थी, ये जो सो कॉल्ड सिपेक का भी आप देखें 10 अरब की थी फरिया हदीस, आपको पता है 3 साल पहले, आज वो 1 खरब 10 रुपए पहुंच गई है और अभी तक मोटरवे नहीं बनी और खुलेआम इन्होंने अरबों रुपए खाए। ये तो एक मिसाल दे रहा हूँ। न कराची इलेक्ट्रिक वो बनी, बिजली के नल कहाँ पहुंच गए? आपके घर में कहाँ से बिजली का बिल दिया जाता है मालिक साहब के और मेरे आपके घर में? गैस के नल कहाँ पहुंच गए?
अगर कुछ तो, अगर आप इतने हम लोग जश्न मना रहे हैं IMF के आने पर, और जी डिफॉल्ट हो जाता है, ये हो, हमारे लिए तो डिफॉल्ट ही है, क्योंकि हमारे घर के झूले तो डिफॉल्ट हो गए ना। मुझे बताइए क्या आम आदमी की जिंदगी में कोई 10 करोड़ की फर्क आया IMF के आने से? वो ये डिफॉल्ट नहीं हुए। डिफॉल्ट और क्या होगा? जो मेरी नजर में सिंपलिस्टिक है, लेकिन आपका व्यू है। ये कहिएगा अशराफिया की गाड़ियां नहीं बिकी, आप ये कहिए कि कौमी असेंबली में अंधेरा नहीं हुआ, आप ये नहीं कहिए कि सेनेट में जो है तनख्वाहें बंद नहीं हुई, आप लोगों के गैर मुल्की दौरे बंद नहीं हुए, आपके वुज़रा जो है अभी खुद बिलावल साहब ने कहा, जिसमें भी शामिल हो रहे हैं, कि 300 अरब जो है सिर्फ काबीना खा जाती है, 17 वजीर। इसलिए IMF पे ये हमें नहीं चाहिए, IMF ऐसा सही करा खत। ओके, बरेली साहब का अपना ओपिनियन है, मालिक साहब यू कैन सर्टनली कमेंट ऑन दैट, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की कॉम्पोजिशन है उस पर आप क्या कहते हैं? सॉरी, जो वफाकी हुकूमत इस वक्त बनने जा रही है, PDM मैं पहले IMF इज द मोस्ट सीरियस सब्जेक्ट। देखिए, जो बरेली साहब कह रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। IMF आपको क्या कहती है? हम सब ने IMF को विलन पेंट कर दिया। IMF कहती है आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, क्या नहीं होनी चाहिए? IMF कहती है आप टैक्स सबसे लें, क्या नहीं लेना चाहिए? IMF कहती है कि आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स कम करें, अपनी औकात में रहें, क्या नहीं होना चाहिए? मुझे ये बताइए IMF गलत बात क्या करती है? मैं बताता हूँ आपको IMF क्यों जरूरी है। इन्होंने किया IMF में जो बात कर ले रही है, IMF इसलिए जरूरी है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो ये बात कर रहे हैं ना रेलवी साहब, यार ये याशियों में जाया करते हैं। IMF अगर आता है तो इसी पे ब्रेकें लगती हैं। जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होती हैं तो ये जो फ्री फॉर ऑल था ना, कि आप टर्फ के अंदर 60 बिजनेसमैन को चुप के $650-700 मिलियन पकड़ा दें, ये नहीं हो सकता। आप सब्सिडीज दे दें इशराफिया को, आम आदमी को ना दें, ये इसलिए है क्योंकि IMF नहीं थी और आप ये सारी पॉलिसीज चलाते रहे। अब मुल्क उस हालात में पहुंच गया है, उन हालात पे कि नाउ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर मैंडेटेड और इसके बगैर काम होगा नहीं, और ये IMF की मजबूरी में करेंगे। तो ये जो इशराफिया की लूट और सब कुछ है, ये अगर IMF नहीं आता तो ये बढ़ती, ये और अयाशी होती। ये तो शुक्र करें कि IMF आ रही है, तो इनको इस पे ब्रेकें लगेंगी, इनको ना चाहते हुए भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। तो IMF आपके पास नहीं आता, आप IMF के पास जाते हैं। सो जाहिर है जब आप उधार मांगते हैं तो उनकी शरायत है। IMF इस मुल्क की बेहतरी में है, मैं IMF के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि जी मैंने इसहाक डार साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर चलना है या मैं IMF की पॉलिसी पे चलूंगा, तो आई वुड रादर वर्क ऑन IMF पॉलिसीज, क्योंकि उसका अल्टीमेट फायदा आपको हो सकता है अगर आप इम्प्लीमेंट करें। ये लेकिन फ्रैंकली IMF नहीं चाहिए। अभी वेली साहब ने कहा, चले आप मुझे बता दें फिर कौन सी रिसोर्सेज मोबिलाइज करेंगे, कौन सी पॉलिसी स्ट्रक्चर्स आप रिफॉर्म्स करेंगे। अगर ये IMF ने छुरी ना रखी होती तो अभी जो थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स हुई हैं वो भी तभी हुई है ना। राइट जी बरेलवी साहब, सॉरी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन IMF तो 100 अरब रुपए जो है अभी भी स्टील मिल को दे रहे हैं। PIA जो बैठे हुई है उसके अफसरान के याचियों को 700 अरब दे रहे हैं। कोई एक इदारा तो खड़ा कर देते, कोई एक इदारा तो खड़ा कर दे जो आप कह रहे थे कि काम नहीं है। सुनिए मेरी बात, IMF ने आपको तो पैसे किसके लिए चाहिए हमें? पैसे किसके लिए बात कर रहे हैं? कि आप प्राइवेटाइज करें। IMF कह रही है कि आप 100 अरब ना दे PIA को। ना 2 साल से कह रहे काम नहीं है गवर्नमेंट का। करा इन्होंने करा कुछ? राइट, नहीं यही तो मैं कह रहा हूँ, ये अब रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी तभी IMF का पैसा रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी तभी हम आगे चलेंगे। थैंक यू जेंटलमैन, अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। इंटरेस्टिंग डिबेट, डू गिव मी योर कमेंट्स। हम एक ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत लिखने का मामला इंतहाई संजीदा हो चुका है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के बाद IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत होना ज़रूरी है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान से मुतालिक अपनी रिपोर्ट में पहले ही खबरदार कर दिया था कि गैर यकीनी इस मुआहदे में मुश्किल बना सकती है। हमारे साथ शहीद रहमान साहबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शहीद रहमान साहबा फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तहरीक इंसाफ ने जो आज ऐलान किया है, नई हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर सकता है? जी मुझे अफसोस है कि ये PTI के दोस्त अभी भी इस तरह सोच रहे हैं। माजी से उन्हें तजुर्बा नहीं हुआ, उन्होंने पाकिस्तान की हालात को नहीं देखा, और तीसरी बात ये कि उन्होंने अपने आप अपनी जो मैच्योरिटी है उसका अभी भी फुकदान इतना नजरियाम पे ला रहे हैं, इस तरह का कदम उठा के कि सबको नजर आ रहा है कि ये पहले
देखिए इस वक्त आपको मुल्क और अवाम के मसलों को मसाइल पहले रखने हैं। आप सोशल मीडिया और इंतशार फैला के यूथ को ना गुमराह करें जो इस वक्त कर रहे हैं, और एक मतलब जिसे उबार लाना चाहते हैं सियासत में, जो अब नहीं हो सकता जी, इसकी गुंजाइश नहीं है। और अगर IMF को ये खत लिखना चाहते हैं जैसे उन्होंने पहले लिखा था कि पाकिस्तान की मदद ना की जाए, हम हैं तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं, तो ये जो इनकी माई वे और द हाईवे वाली सियासत है, इसी ने पाकिस्तान को इस नहज पे लाया है। और वो अफसोस से मैं कहूँगी पाकिस्तान की नौजवान नस्ल और मिडिल क्लासेस की को ये एक जगह तक ले जाना चाहते हैं जहाँ ऐसी बंदगलीना इक्तिसादी पाकिस्तान को फेस करनी पड़े जिससे कोई रास्ता सामने ना हो। हम जान रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गवर्नमेंट बनने जा रही है। अगर बतौर सूबा खैबर पख्तूनख्वा खुदा न खास्ता IMF को गारंटी नहीं देता तो ये कितना सीरियस मामला है और क्या फिर पाकिस्तान को कर्ज मिल सकता है? देखिए सूबे अकेले तो यहाँ जहाँ तक कर्जा जात हैं, कुछ वर्ल्ड बैंक और दूसरे मल्टीलैटरल इदारों के जो कर्जा जात होते हैं या मतलब सपोर्ट होती है, डेवलपमेंट सपोर्ट कुछ कुछ जाती है, जैसे सिंध में आई है और दूसरे सूबों में रीबिल्डिंग वाली जो आई है तो डायरेक्ट भी आती है। एंड हम उससे डिस्करेज बिल्कुल नहीं करते। हमने तो नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, लेकिन उनको हम अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहे। भाई जिम्मेदार हो जाए, मुझे पता है, हम सबको पता है कि हमने अगर हम बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के ब्लैकमेल करना शुरू करें तो फिर वजारत उज़्मा तो हमारे पास गिरनी, क्योंकि हमारे बगैर कोई बना नहीं सकता। पर इसका ये क्या मैसेज जाएगा लोगों को? ये मैसेज नहीं जाना चाहिए लोगों को कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बाहर भी के पाकिस्तान की जमातें ऐसी हैं कि वो काम नहीं कर सकती एक दूसरे के साथ। फिर तो आप बिल्कुल ही इमेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं और फिर एक और बहरानी कैफियत, एक्सट्रीम बहरानी कैफियत के तरफ मुल्क को ढकेलना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना इक़्तिदार चाहिए। दैट्स इट, किसी कॉस्ट पे। ये नहीं हो सकता जी। सो इलेक्शन में हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ने ज़बरदस्त कैंपेन की और थ्रू आउट PMLN को निशाना बनाया, PMLN की लीडरशिप को निशाना बनाया। ये कहा कि नई सोच की सियासत होगी। अब उन्हीं के साथ बैठकर वो हुकूमत बनाने का ऐलान करते हैं, तो कितना ये धचका लगा उनकी सियासत को? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब से जुलूस में कुछ कहा फिर आगे जाते हुए कर रहे हैं, नहीं। सबको पता था कि इस वक्त 3 पार्टियां इमर्ज हुई हैं। एक ने अपना जो हशर किया है वो उनके आप ही है, लेकिन हमने कहा कि आर डोर इज ओपन, जिसने भी हुकूमत साजी करनी है हम आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। पहले जो आ जाए, जो हमसे एक बाइज्जत तौर पे मैच्योर तरीके से हुकूमत साजी एक चीज होती है, इलेक्शनियरिंग एक चीज होती है। बिल्कुल जो हमारी उनकी जो सोच थी उसकी उन्होंने अक्कासी की और खुद नहीं ली ना वजारत उज़्मा। उन्होंने तो कहा कि आप 3-2 फॉर्मूला 3 दिन चलता रहा। आई डोंट वांट इट। ये कोई तरीका नहीं है। आप करें, खुल के गवर्नेंस करें, हम आपका जहां सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, और हम आपकी हुकूमत साजी में एक पिवटल और फाउंडेशनल और कलीदी किरदार अदा करेंगे। जो सो किया अब कह देते कि जी हाँ मैंने तो कहा था कि ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, और अब मैं उसी पे अड़ा हुआ हूं, तो उसका क्या मैसेज होता? मैसेज ये होता कि मैं अपनी अना लेके बैठ गया हूँ और बस अब मुझ पे ही सब कुछ पिवट करेगा, मेरी सियासत चलेगी, जिसका मैंडेट है, जिसने मुझसे ज्यादा वोट लिए हैं वो कौन होते हैं, फलां कौन होता है, ये तो नहीं कर सकते हम लोग। दिस इज नॉट, ये हमारी तर्ज सियासत नहीं है जी। मौलाना फजल रहमान ने जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा तहरीक एतमाद के पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। योर कमेंट्स ऑन दैट? देखिए मौलाना साहब सबके हम उनके साथ काम कर चुके हैं। मैं किसी के लिए गैर मुअज़्ज़ब ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करूंगी। सब एहतराम के बिल्कुल दे आर एंटाइटल्ड टू अपनी अपनी रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप समझते हैं कि एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लें, अच्छा आज तो वो हुकूमत साजी करने के लिए भी सामने आए हैं, तो शायद कुछ गुस्से में उन्होंने बातें कर दी। मैं तो क्योंकि किसी दीवार पर मक्खी नहीं थी, जैसी मीटिंग की वो बात कर रहे हैं, तो मैं उसका जिक्र भी नहीं कर सकती। मैं गैर जिम्मेदाराना बातें भी नहीं करना चाहती और फिर यू टर्न भी नहीं लेना चाहती। जी PTI की शायद सोबत थोड़ी सी
इधर उधर हो गई, और सुबह कुछ कहते हैं पीटीआई वाले, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। आज हमने हुकूमत साजी करनी है, आज जीने की तमन्ना है, कल मरने का इरादा है, सब हमारे साथ मरे, ऐसा तो नहीं होता ना। सारे साल आप इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते। आई नो इट्स फन, लेकिन आप इलेक्शन मोड में नहीं रह सकते सारे साल। राइट, पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन डेडलॉक की बात हो रही थी, मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, लेकिन कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा था। फिर जिस वक्त ये मामला तय हुए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स ने कहा कि मे बी देयर वाज सम बैकग्राउंड हेल्प। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि आपको किसी तीसरी कुव्वत ने एक साथ बिठाया है। ये जो तमाम स्पेकुलेशन है, हाउ डू यू एड्रेस दैट? कोई मैक्सिमलिस्ट पोजीशन तो हम नहीं लेके बैठे थे। हमें पता था कि हमने अगर कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे जिस पार्टी को भी, जिस ब्लॉक को भी, तो फिर हम उसको अपनी ब्लैकमेलिंग के नजर तो नहीं करेंगे जी। कोई यहाँ पे हमारे सर पे कोई खड़े होके आपको नजर आया, ये तो कोई बात नहीं होती कि इसने किया उसने किया। आपको जब मिलता है तो किसी और ने किया होता है, आपने सियासी जरियों से किया होता है, और नहीं अगर आप बीच में हैं तो आप उंगलियां उठाने लगते हैं। देयर इज नो पॉइंट टू दैट, इज देयर? सो ये किस किस्म की गवर्नमेंट होगी? आप लोग कैबिनेट नहीं लेंगे, इट्स PDM 2, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक PDM। JUIF नहीं है इसमें, MKM का भी पक्का पता नहीं है। सो जैसे लेट्स से IMF का प्रोग्राम आता है, मज़ीद माशी सख्तियाँ होंगी, महंगाई होगी, पीपल्स पार्टी उस पर एतराज़ करेगी या उसको एक्सेप्ट करेगी? व्हाट विल बी योर रिलेशनशिप विद PMLN? देखिए, कोशिश तो ये है कि ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन हम ना करें कि बस जी खड़े होके तकारीर। लेकिन इस वक्त अभी से मैं कह दूं कि हम डे टू डे आपको रखेंगे मरूने मिन्नत अपने, ऐसी बात नहीं है जी। हम फिर मैं कहूँगी कि हम उनके पैरों के नीचे से नहीं कारपेट खींचेंगे रोज रोज। ये हमारी सियासत नहीं। हमारे साथ ये हो चुका है कभी सूबों में, कहीं और तो हमें पता है कैसे लगता है, और बहुत से जाहिर है आपके सामने एग्जाम्पल्स भी हैं। लेकिन हम इशू बेस्ड सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि लोग परफॉर्मेंस भी देखते हैं और आपकी कंसिस्टेंसी भी देखते हैं कि आपका कितना तसलसल है आपके नजरिए में, आपके कॉल ऑफ फेल में। तो जो मुश्किल फैसले होते हैं, ये नहीं है कि जी अगर IMF का कोई मुश्किल फैसला हो तो हम खड़े होके कहें कि जी इलेक्शन बाजी हम इस पे करेंगे। जाहिर है हमारी तकारीर होंगी, हमारी बातचीत, हमारी बात पूरी की जाएगी, लेकिन हर बात पे हम पार्लियामान में या पार्लियामान के बाहर इंतशार नहीं फैलाएंगे। सो MKM और PMLN इलेक्शन से पहले NFC अवार्ड पर आईनी तरमीम पर इतफाक कर चुकी हैं, ये उनका डिसाइड हो चुका है। क्या पीपल्स पार्टी इस पर नजरसानी के लिए तैयार होगी? जी, पीपल्स पार्टी मौजूद है हाउस में अपने नंबर्स में फुल, और ये मेरे लिए, मैं समझती हूँ कबलज वक्त है सवाल कि आगे किस पे क्या रिव्यू होगा। जो भी किया गया पीपल्स पार्टी की हुकूमतों में, कंसेंसस तो छोड़ें, शराकतदारी तो छोड़ें, पूरे हाउसेस इंक्लूडिंग अपोजिशन ने किया था, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हो, दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहरिक होने की, या मुल्क और कौम और वफाक के वसाइल को बांटने की, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के मुताबिक हो। ये सारी चीज़ें पूरे हाउसेस को लेके साल भर कमेटियां चली हैं, और वक्त दरकार होता है, पेशेंस दरकार होती है, तहम्मुल की ज़रूरत होती है, बजाय इसके कि रोज़ हम कहें कि जी बस आज मेरा दिल ये कर रहा है, मैं ये सियासत कर लूँ और मैं इससे पॉइंट्स इतने गेन कर लूँगी। इस तरह फिर गवर्नेंस नहीं होती। शेर रहमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि PMLN की गवर्नमेंट जो पंजाब में बनती हुई अब वाज़ेह नज़र आ रही है, उसके खदोखाल क्या होंगे। राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पंजाब असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया गया है। कल पंजाब के अरकान असेंबली हल्फ उठाने जा रहे हैं, जबकि आइंदा 2-3 रोज़ में वज़ीर आला का इंतखाब भी हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के पास पहले ही पंजाब में सादा अक्सरियत मौजूद थी। आज इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को पंजाब में खवातीन की 36 जबकि अक़लियतों की 5 नशिस्तें अलॉट कर दी हैं। इन नशिस्तों के अलॉट होने के बाद अब मरियम नवाज शरीफ का पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला बनने का इम्कान बहुत हद तक मुमकिन नज़र आ रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने वज़ीर आला बनने से कबल ये भी ऐलान किया कि करप्शन और बुरी गवर्नेंस उनकी रेड लाइन है। लेट्स वॉच हर।
करप्शन मेरी रेड लाइन है, बैड गवर्नेंस मेरी रेड लाइन है, परफॉर्मेंस जो है वो मेरी रेड लाइन है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेना पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मेरी रेड लाइन है, और ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, इसमें सिफारिश और इसमें जो मेरिट की पामाली है वो मेरी रेड लाइन है। और इस सब में सबसे पहले मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत होगी। मरियम नवाज पंजाब में, जबकि शहबाज शरीफ वफाक में हुकूमत तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बादल इस सब छाए हुए हैं इस इलेक्शन के हवाले से। ना सिर्फ मैंडेट को क्वेश्चन किया जा रहा है, बल्कि ओपनली ना सिर्फ अपोजिंग PTI इस हवाले से बात करी है, बल्कि दीगर जमातें, मसलन JUIF जो कि एलाई रही है PMLN की, GDA का अलायंस जो कि अलायंस में रहा है PMLN के साथ सिंध में, और बहुत सारे दीगर जमातें, जमात इस्लामी, वो सब इस इलेक्शन के फ्री एंड फेयर होने पर सवालात उठा रहे हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि PMLN ने वैसा परफॉर्म नहीं किया पंजाब में ख़ास तौर पे जिसकी उससे उम्मीद की जा रही थी। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी इस हवाले से ओपनली बात कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि मौजूदा इलेक्शन मतनाज़ा इलेक्शन है, नौजवान नस्ल अब रवायती सियासत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेट्स वॉच हिम। डॉक्टर आसिफ किरमानी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। JUIF के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये शादी बिल जब्र है। आपने भी एक ट्वीट की थी अरेंज मैरिज के हवाले से, इफ़ यू रिमेंबर। सो एक तो एलाइज की गवर्नमेंट है, फिर जैसे कि आपने खुद फरमाया मैंडेट के हवाले से सवालात मौजूद हैं। ऐसे में वफाक में भी हुकूमत बनेगी PMLN की, और सूबे में भी कैसी हुकूमतें बनने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरिया बीबी। देखिए, ये ऐसी ही हुकूमतें बनने जा रही हैं जैसा कि एक स्प्लिट मैंडेट आया और उसके बाद कोई चॉइस नहीं रही। आप देखिए ना, सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि इलेक्शंस तो नॉर्मली क्लैरिटी लाते हैं, कन्फ्यूजन को दूर होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे इलेक्शन हुए कि इनसे कन्फ्यूजन में इजाफा हुआ। और दूसरी बात ये कि देखिए, अब तो खैर वो पीपल्स पार्टी और PMLN आपस में ऑन सेम पेज पे आ गई हैं कि भी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम जमातें जौन सी थीं वो अपने अपने फोर्ट्स, रिस्पेक्टिव फोर्ट्स में, यानी पंजाब में PMLN, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान के अपने डायनामिक्स एंड KP वाले, वो अपने अपने फोर्ट्स में हुकूमतें बनाने को तो तैयार थे, बड़ी वो खुशी मना रहे थे, लेकिन विफाक में कोई हाथ डालने को तैयार नहीं था। तो एक ये ऐसी गवर्नमेंट लग रही थी कि चारों सूबों में तो लोग बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उस ऐसी हुकूमत जिसका हेड ही कोई ना, हेडलेस हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर सैनिटी प्रिवेल की, या जैसे मैंने अपना ट्वीट किया था कि कोई वालिदैन फिर जब नहीं बच्चे मान रहे होते तो वालिदैन फिर दबाव डालते हैं और फिर धमकी भी देते हैं कि अगर नहीं मानोगे हमारी बात तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर देंगे। तो ये सारा एक मैरिज ऑफ कॉम्प्रोमाइज या कह लें या कन्वीनियंस कह लें, जो भी है, तो वो हुई है। मैरिज अंडर प्रेशर कह सकते हैं। अंडर, वही मैंने कहा ना, वालिदैन का, एल्डर्स का प्रेशर आप कह लें, चलो लेट मी पुट इट लाइक दिस, एल्डर्स के प्रेशर पर हुई, और जिसमें अब वो बैठ गए। तो लेकिन इसके अलावा अब चारा भी फरिया बीबी कोई नहीं था, क्योंकि देखे ना, या तो एक क्लियर मैंडेट आता, कोई भी पार्टी इस पोजीशन में नहीं थी। फिर शहबाज शरीफ साहब इज ऑन द रिकॉर्ड कि उन्होंने जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट्स थे उनको कभी आप बना लें। अच्छा, उन्होंने नॉमिनेट भी कर दिया। फिर उनके भी कैंप से मुख्तलिफ आवाजें आती थी, कभी कोई कहता था जी हम वजीर आजम को इलेक्शन लड़ेंगे, कोई कहता था हम अपोजिशन में बैठेंगे। सो इट वाज ऑल कंफ्यूजन। ठीक, उसमें फिर जाहिर है आई गेट दैट। अब अगर जरा आ जाए PMLN की परफॉर्मेंस पर, नवाज शरीफ साहब का वापस आना, आप यू वर्क क्लोजली विद हिम, ये कोई छोटा मामला नहीं था। बहुत सारे मामला हुए, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे, कैंपेन लेट स्टार्ट हुई, वैसी कैंपेन हुई नहीं जैसे नवाज शरीफ साहब केपेबल हम समझ रहे थे कि होंगे, मंशूर ही नहीं आया। ये तमाम फैक्टर्स के बावजूद जो रिजल्ट आए वो तो मेरा ख्याल से आप समेत कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा। बहुत सारी सीट्स जो कि जीती हुई भी हैं, मसलन आई गिव एन एग्जांपल, आलिया हमजा, वो कुछ हजार के फर्क से जीतना, जबकि वो एक खातून है, जेल में है। हमजा शहबाज का वो गढ़ समझा जाता है, PMLN का गढ़ समझा जाता है, NA 130 हब है PMLN का। दूसरी तरफ आपके बड़े बड़े लोग, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर, रांझा साहब, ये लोग अपनी सीटें हार गए।
सो ये क्या इस तमाम मामलात के अलावा क्या सीरियस कंसर्न है PMLN के अंदर कि क्या हुआ है? देखिए ये फरिया बीबी ये वाहिद इलेक्शन है, मैंने पहले भी एक जगह कहा है कि जहां हारने वाला भी सर पकड़ के बैठा है और जो जीतने वाला है वो भी सर पकड़ के बैठा है कि मैं जीत कैसे गया। अब गुजारिश ये है कि जहां तक PMLN की बात है, बिल्कुल देखिए मैं तो उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो नवाज शरीफ 1990 में एक वाजिया मैंडेट लेके आया। फिर मैं उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो 1997 में 2/3 मेजॉरिटी के साथ आया। फिर मैं उस नवाज शरीफ को जानता हूं जो 2013 में क्लियर कट मेजॉरिटी ऑलमोस्ट नियर 2/3 के साथ आया। 2018 में भी हम लोग जीत चुके थे, लेकिन वहां हमारी एक पोजीशन है कि RTS बिठाकर हमारे साथ ज्यादती की गई। सोचने का लम्हा फिक्रिया ये है कि वो नवाज शरीफ जो 2/3 मेजॉरिटी वाला नवाज शरीफ था, मेरा तो दिल दुखता है ना, मेरे तो दिल में आज भी उसके लिए मोहब्बत है, एहतराम है और इंशाल्लाह रहेगा। मेरा कल भी वो लीडर था, आज भी वो लीडर है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो क्या अवामिल हैं, वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से एक 2/3 मैंडेट लेने वाला नवाज शरीफ जो है वो आज हम एक सिंपल मेजॉरिटी नहीं ले सके। दिस इज द क्वेश्चन। और इस पर पार्टी को बैठकर इस पर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। पंजाब आपको मिल गया, बट ये कोई तसल्ली बख्श काम नहीं है। आप पंजाब की पार्टी नहीं थे, आपकी एक जमाने में चारों सूबों में हुकूमतें बनती रही हैं मियां साहब की। सिंध में भी हमारी हुकूमतें बनती रही, बलूचिस्तान में भी, KP में भी, पंजाब में तो बनती रही। तो क्या वजह है? और ये पार्टी ऑल्सो लाइक पीपल्स पार्टी कि जो ये जमातें दोनों कभी विफाक की जमातें होती थी, ये क्यों सुकड़कर सूबाई जमातें बन गई हैं? माय क्वेश्चन इज दिस। सो आप सूबे के अंदर परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है डॉक्टर साहब। मरियम नवाज को आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हर। तासुर उनके बारे में ये है, शी इज़ वेरी अग्रेसिव, उनकी पॉलिटिक्स बहादुराना भी रही है लेकिन मोस्टली एक जमात के खिलाफ रही है। इश्यूज़ पे वो क्या सोचती हैं, नेशनल इश्यूज़ पे क्या तरीक़ेकार होगा, आपको क्या लगता है कि कितनी अहम पोजीशन पर है, कितना परफॉर्म कर लेंगी? देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि अब इस सोसाइटी की जो डायनामिक्स हैं और पॉलिटिकल डायनामिक्स वो चेंज हो चुकी हैं कुछ 1-2 दहाइयों से, एक आध डेकेड से। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमने जो यहाँ का मिडिल क्लास का एजुकेटेड यूथ था उसके साथ कनेक्ट नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। और दोनों तरफ से तमाम सियासी जमातों ने बजाय नेशनल इंटरेस्ट के सियासत करने के एक जाती गालिम गलोच, इल्जामात, काउंटर इल्जामात की सियासत की, जिससे एक लोगों में इस सिस्टम से जो ऑलरेडी एक अनजस्ट सिस्टम है उससे लोग मुतनफर हुए। नंबर 1। अब जहां तक मरियम नवाज शरीफ की आपने बात की है, देखिए मरियम नवाज शरीफ को ये पहला मौका मिला है और बहुत बड़ा उनको ओहदा मिल गया है और ये 66% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की का सूबा है। अब उनके सामने 2 बेंचमार्क्स हैं, 2 प्रेसिडेंट्स हैं। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत का मुआयना बगौर किया है सिंस 1982। किस तरह नवाज शरीफ साहब एक अवामी मिजाज के लोग आदमी थे हैं, किस तरह वो लेकर नून लीग को उन्होंने एक पॉपुलर जमात बनाया। फिर शहबाज शरीफ साहब की जिस तरह उन्होंने पंजाब स्पीड, पंजाब में डेवलपमेंटल काम किए। सो मरियम बीबी के लिए मैं समझता हूं कि बाहर से कोई इतना बड़ा चैलेंज कोई हो सो हो वो मैं नहीं समझता। उनके पास अंदर से अपने घर से चैलेंज है कि जो रिवायात उनके वालिद मोहतरम एज चीफ मिनिस्टर पंजाब और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब छोड़कर गए हैं, क्या वो उन पर पूरा उतरती हैं? दिस टाइम विल टेल। अभी कोई बात करना मैं समझता हूं कबल अज वक्त होगा, लेकिन अगर उनको अपने वालिद साहब की रहनुमाई मुयस्सर रही जो कि रहनी चाहिए और रहेगी, तो मैं समझता हूं कि वो एक आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को उसी शेल में रखा जिस शेल में रहकर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की है और वो ब्रॉडर कंसल्टेशन में ना गई
जिस तरह उनके वालिद मोहतरम थे, वो तो दीवार से भी मशवरा करते थे नवाज शरीफ साहब, तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बड़े सियाने हैं, बड़े समझदार, क्योंकि आप खुल के बात करते हैं एंड यू ऑफन पे द प्राइस फॉर दैट एज वेल। लेकिन आई लास्ट क्वेश्चन टू यू, क्योंकि आपने खुद कहा वक्त चेंज हो रहा है, उसके साथ तब्दीली ज़रूरी है। जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का एक टैग लगा हुआ है PMLN पर भी और पीपल्स पार्टी में भी, अभी फिर हमने देखा है दोनों पोजीशंस गई हैं एक ही फैमिली को। ये नुकसानदेह है आपकी नज़र में या फ़ायदेमंद है? देखिए, यू हैव नो चॉइस। ये हमारे इस खित्ते की जो सियासत है, एक तो दो चीजें हैं ना इसमें, एक तो ये मनीड पॉलिटिक्स है, फिर ये पावर पॉलिटिक्स है। पैसा हो जिसके पास, मैं क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकता? क्या 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 मेरे में क्या बुराई है जी? को अकल में कमी है, को शक्ल में कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह आप चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? व्हाई नॉट यू? लेकिन चूंकि आई डोंट बिलोंग टू अ मनीड क्लास, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं। मैं वोट तो दे सकता हूं, लेकिन मुझे हुकूमत करने का हक नहीं है। ये भी बड़ी गनीमत है कि मुझे पार्लियामेंट में अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद नवाज शरीफ साहब देखे। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखिए, इस खित्ते में अब अपने साथ वाले मुल्क में भी देख लें, वहां भी ये डायनेस्टी की पॉलिटिक्स रही है, बड़ा अरसा रही है, बहुत अरसा। आज भी वो जो राहुल गांधी फैमिली, दे आर स्टिल इन पॉलिटिक्स। असल चीज ये देखनी होती है, ये कोई जुर्म नहीं है कि किसी का बाप सियासत में है या माँ सियासत में है तो उसके बच्चे सियासत में ना आए। ये ऐसे ही जैसे कहा जाए जी, डॉक्टर साहब, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा आपके मुत्तफिक होने की बात नहीं है। मैं आपसे पूछूं, यंग वोटर मुत्तफिक है आपकी नजर में? दे बिलीव दिस? मैं अर्ज करता हूं, असल चीज ये है कि क्या आप डिजर्व करते हैं, क्या आप में कैपेसिटी है? अगर आप डिजर्व करते हैं, आप में कैपेसिटी है, अगर आप पब्लिक के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, अब आपकी जो बात कि यूथ की बात जो है, मैंने तो पहले अर्ज कर दिया कि जो मिडिल क्लास का एजुकेटेड जॉबलेस यूथ फिर रहा है, वो नाराज है, वो हमारी रिवायती सियासत से वो कटा हुआ है या हम उससे कट गए हैं। असल टास्क पंजाब में खुसूसन आपने बात की, तो मरियम नवाज शरीफ का ये टास्क होगा कि उनको चाहिए कि शी शुड फ्रीक्वेंटली विजिट दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो तालीमी इदारों में जाएं और उस यूथ के साथ अपना कनेक्शन बहाल करें जो यूथ के दिमागों में बदगुमानी या कोई नफरत या कोई गुस्सा है। इंटरेस्टिंग आपने सजेशन दिया है, आई विल स्ट्रांगली एंडोर्स दैट। डॉक्टर आसिफ किरमानी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। फ्यूचर बिलोंग्स टू यूथ, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री। जो भी जमात चाहती है कि आइंदा वाले दिनों में वो ना सिर्फ सर्वाइव करे बल्कि प्रोग्रेस करे, उसके लिए यूथ से कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।